अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ईद गुजरने के बाद मुल्की सियासत में फिर हलचल शुरू हो गई है। हुकूमत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी केसेस के जरिए घेरा तंग करने की कोशिश कर रही है, जबकि इमरान खान ने हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़कों का रुख कर लिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पहले ही मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके हैं, जबकि तैयारी के लिए अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला आज से मियांवाली से शुरू हो गया है। इमरान खान ने आज जलसे से खिताब में कहा कि वो 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की कॉल देंगे। उन्होंने कहा कि मैं अवाम से पूछता हूं कि अगर ये कंटेनर्स लगाएंगे तो आप उन्हें हटाएंगे। अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बता पाएंगे। जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे ना, कोई कंटेनर आपको रोकेगा। इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर एहतजाज रोकने की कोशिश की गई तो जो होगा उसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। जबकि दूसरी तरफ नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी पे दर पे जलसों की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसका आगाज आज अटक में जलसे से किया गया है। इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया बार बार दोहरा रहे हैं और लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम और खुली समाअत का मुतालबा करते रहे, जिसके जवाब में वफाकी वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने 2 रोज पहले इंक्वायरी कमीशन के क़याम का ऐलान करते हुए कहा है कि कमीशन इमरान खान के साजिश के बयानिए की तहकीकात करेगा और कमीशन का सरबरा ऐसा शख्स होगा जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतराज नहीं होगा। मगर इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में हुकूमती कमीशन के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना बैरूनी फंडिंग का केस चल ही रहा है और अब वफाकी हुकूमत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के असर नौ तहकीकात का फैसला कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 5 साल तक के अरसे का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि हुकूमत ने अब 2013 से 2022 का रिकॉर्ड भी मंगवाने का फैसला किया है, जिसके लिए आलमी बैंक्स को खत लिखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल करने का भी फैसला किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि गोशवारों और रिकॉर्ड का तकाबली जायजा लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गेट घेरा तंग कर रही है, जबकि अब हुकूमत ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह खान को भी मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान वापस लाने पर गौर शुरू कर दिया है। सियासी मैदान में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशमकश बढ़ती जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर भी पिछले कुछ रोज से मुतनाज़ा वीडियो से मुतल्लिक क़यास आराइयों पर अब सियासी रद्दअमल भी सामने आने लगा है। इमरान खान पिछले 2 हफ्ते के दौरान अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि नून लीग ईद के बाद उनकी किरदार कुशी करेगी, इनकी झूठी वीडियो सामने लाई जाएंगी। कल भी इमरान खान ने एक इंटरव्यू में इसी खदशे का इजहार किया। ईद के बाद अब ईद ख़त्म हो गई, अब आप देखेंगे कि इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है कैरेक्टर असैसिनेशन की। इन्होंने कंपनीज हायर की हुई हैं जिनको पूरी मटेरियल बना रहे हैं। ये अब पूरा अटैक करेंगे कैरेक्टर के ऊपर। इन्होंने और तैयारी की हुई है, इन्होंने टेप्स बनवाई हुई हैं, जिस तरह इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर टेप, कोई अरशद जज था उसके ऊपर टेप्स। ये है माफिया स्टाइल। आजकल के ज़माने में आपने कोई भी किसी के ऊपर उछालना हो गन, इस तरह की कंपनीज बनी हुई हैं जो आपकी पूरी मदद करती हैं। जिस तरह आपके पास डेटा आ जाता है कैम्ब्रिज एनालिटिका का, और उसके बाद आप फिर उसको पूरा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। सो ये जो आने वाला वक्त है, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इनका तोड़ ये होगा कि किसी तरह इमरान खान को पब्लिक की नज़र में गिरवाओ और उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करो। और ये अब फिर ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। इनके लिए मेरा पैगाम है कि मैं आपका तब तक मुकाबला करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं।
साबिक वजीर फवाद चौधरी ने भी 2 मई को अपने वीडियो बयान में इस खदशे का इजहार किया था कि इमरान खान के खिलाफ नई कैंपेन तैयार की जा रही है, जबकि इसके अगले रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मरियम नवाज को निशाना बनाकर ट्वीट की गई कि मरियम नवाज ने डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए कई अहम सियासी शख्सियात की जाली वीडियोस बनवाकर किरदार कुशी के मंसूबा बना लिया है, जिस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया कि मुझे इल्म नहीं, ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं। इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा, मगर इसके बावजूद मैं ना किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ ना जाती इंतकाम पर। इंसान की जाती और निजी जिंदगी उसका और अल्लाह का मामला है। बराए मेहरबानी इस गंज से मुझे दूर रखें। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात और नून लीग के इस मौकिफ के बावजूद सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा तस्वीर और वीडियोस को शेयर करके उसे सियासी शख्सियात से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद हुकूमत की हिदायत पर FIA ने सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी वीडियो से लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। सोशल मीडिया को लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे वाकयात की रोकथाम करनी है जिसमें ऐसे मवाद को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत मुतनाज़ा वीडियोस को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का दावा तो कर रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि माजी में मुतनाज़ा वीडियोस और तस्वीर को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसलिए जरूरी है कि सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाने, उनको डिस्क्रेडिट करने या उनकी किरदार कुशी के लिए ऐसे हरबों का सहारा ना लिया जाए और सियासी जंग जीतने के लिए दूसरों पर कीचड़ ना उछाला जाए और सियासी जंग को जाती जंग ना बनाई जाए। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी या तारीख खुद को दोहराएगी? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, कानूनी केसेस के जरिए ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। उन केसेस पर मैं बारी बारी आता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा वीडियो स्कैंडल, वीडियो लीक के हवाले से बताइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब अपने मुतादिद इंटरव्यूज में अब ये कह चुके हैं कि शरीफ फैमिली मेरे खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी फेक तस्वीर, फेक वीडियोस मंजर आम पर लाई जाएंगी ताकि उनकी किरदार कुशी की जाए। क्या शरीफ फैमिली या नून लीग ऐसी कोई कैंपेन लॉन्च करने जा रही है साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ? मैं कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहता हूँ, ना मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसी वीडियोस हैं, ना शरीफ फैमिली के पास हैं, ना हम कोई ऐसा इरादा रखते हैं। हम इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह के 3rd डिग्री टैक्टिक्स का तब सहारा लें कि जब हमारे पास उनके खिलाफ मवाद की कमी हो, उनकी करप्शन का मवाद, उनकी नाअहली का मवाद, उनकी कारकर्दगी का मवाद वो इतना ठोस है कि हमें इस किस्म के घटिया हथकंडों के सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जिस तरीके से इमरान खान साहब और उनके रफ़का इसके ऊपर चीख रहे हैं, इससे ज़रूर ये शायबा होता है कि जैसे मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें कुछ अपने अमाल के बारे में खौफ है कि जो कहीं बेनकाब ना हो जाए, वरना हमारा तो ऐसा ना कोई इरादा है, ना हमने किसी को ऐसा शेयर किया है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। उनका अपने अंदर का खौफ है, जिसकी वजह से वो लगता यूं है कि पेश बंदी कर रहे हैं। कुछ उनके शायद इस किस्म के अमाल हों जिनका उन्हें खौफ सता रहा है। एहसन साहब, अब हर इंसान के अपने अमाल होते हैं जिसका उसको पता होता है, लेकिन खौफ तो उसी वक्त होगा ना जब उसको ये पता होगा कि इनकी वीडियोस भी हैं, या आपके पास है, यानी कि नून लीग के पास है या किसी और के पास है, तभी वो खौफ पैदा होगा ना। जी, हमारे पास तो ऐसी कोई वीडियोस नहीं है, और जैसे मैंने कैटेगोरिकली कहा कि हम इस तरीके की सियासत को बहुत ही घटिया और एक बहुत ही 3rd डिग्री की सियासत समझते हैं। हमें इमरान खान साहब को अटैक करने के लिए उनकी कारकर्दगी है कि उन्होंने 4 सालों में इस मुल्क का क्या अंजाम किया है। उन्होंने 4 सालों में अवाम पे जो महंगाई छोड़ के गए हैं, जो विरसा मईशत का छोड़ के गए हैं, जो पाकिस्तान की सफारती तन्हाई छोड़ के गए हैं, जो कश्मीर के मसले की दुर्गत बना के गए हैं, उनके खिलाफ हमें किसी और नई चीज की जरूरत नहीं है। और अगली जब भी अवाम की अदालत लगेगी, इमरान खान साहब को अपनी कारकर्दगी के लिए जवाब देना पड़ेगा। वो किसी लेटर गेट का सहारा लेकर, किसी साजिश थ्योरी का सहारा लेकर अपने आप को अपनी कारकर्दगी से नहीं बचा पाएंगे।
दूसरा एहसन इकबाल साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि आपके पास इमरान खान की कोई ऐसी मुतनाज़ा वीडियोस मौजूद नहीं है, ना किसी और की वीडियोस है, लेकिन इमरान खान साहब का इल्जाम ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि एक कंपनी बाकायदा हायर की गई है जो कि उनकी फेक वीडियोस बनाएगी, डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि मेरी कोई असल वीडियो है, वो कह रहे फेक वीडियोस बनाएगी और ये काम शरीफ फैमिली कर रही है, जो कि माजी में भी वो करते रहे। शहजाद, मैं तो इस सवाल का जवाब देना ही अपनी हद तक समझता हूँ, अपनी जमात की हद तक समझता हूँ। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे पास इमरान खान साहब को अटैक करने के लिए उनकी नालायकी, उनकी नाअहली और उनकी नाकामी के लिए इतना मवाद मौजूद है कि हमें किसी किस्म की इस तरह के थर्ड डिग्री टैक्टिक का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये उनका अपना खौफ है जो बार बार आ रहा है। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि उनके क्या अमाल हैं जिनका खौफ उन्हें सता रहा है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, इसको शायद इस बात से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये जो वीडियोस वाला सिलसिला है, हालिया सियासी तारीख में ये तो आप लोगों ने शुरू किया। जब जज अरशद मलिक की एक वीडियो आप लोगों ने दिखाई, उस पर फिर आपके खिलाफ पर्चे भी हुए, यानी आपकी जमात के खिलाफ पर्चे भी हुए, और फिर मरियम नवाज साहिबा हो या दीगर रहनुमा हो, वो ये दावा भी करते रहे कि हमारे पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं और लोगों की वीडियोस हैं हमारे पास। तो ये शायद इसीलिए कड़ी जोड़ी जा रही है ना कि आप नून लीग ये करती आई है। जज साहब का, अरशद मलिक साहब का सवाल था, वो जो एविडेंस था उसका फॉरेंसिक कराया गया, फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया और वो सच के ऊपर मबनी उनकी स्टेटमेंट थी। हमने किसी किस्म की थर्ड डिग्री चीज का सहारा नहीं लिया। उनका एक ट्रुथ का, जिसे कह लीजिए कि कन्फेशन था, लेकिन खुफिया अंदाज में किया गया ना रिकॉर्ड। एहसन इकबाल साहब, खुफिया अंदाज में उनको बताए बगैर वो रिकॉर्ड किया गया ना। उनकी किसी गैर अखलाकी सरगर्मी का रिकॉर्ड नहीं लिया गया। उनके अपने जो कन्फेशन स्टेटमेंट थी कि उनके ऊपर दबाव डाला गया और उनको मजबूर किया गया ब्लैकमेल करके कि वो नवाज शरीफ साहब का फैसला दें, लेकिन उनकी किसी थर्ड डिग्री टैक्टिक के जरिए कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की गई, कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं लाएगी। मैं फिर कहूँगा कि हम इस किस्म की सियासत की मजम्मत करते हैं और माजी में भी इस तरह के जो पीटीआई की तरफ से कोशिशें की गई थी मुतारिफ कराने की, हमने उनकी भी मजम्मत की। नहीं, लेकिन एहसन इकबाल साहब, जज अरशद मलिक का जो हल्फनामा था उसमें उन्होंने ये कहा है कि दो लोगों ने मुझ पे जबरदस्ती के जरिए मेरी वीडियोस दिखा के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने अपने हल्फनामे में ये लिखा था जी, और इसी की बात हमने भी कही थी कि उनसे कुछ लोगों ने उनके माजी की वीडियोस दिखा के उन्हें ब्लैकमेल किया और ये कन्फेशन उन्होंने हमारे सामने किया था कि मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देने पर इसलिए मजबूर हुआ कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था। उन्होंने ये इल्जाम हम पे नहीं लगाया था, उन्होंने किसी और पे लगाया था। और अब भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, उन्होंने किसी और पे भी लगाया था और अपने हल्फनामे में आप पे भी लगाया था, जिसकी वजह से ये शक पैदा हो रहा है कि शायद वो 2 मरतबा ब्लैकमेल हुए, पहले किसी और से और बाद में फिर आप लोगों से। हमारे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं था। मैं फिर आपको शहजाद ये बात कहना चाहता हूं, इमरान खान साहब की अपनी कारकर्दगी, उनकी नालायकी, उनकी करप्शन के इतने केटू के बड़े बड़े पहाड़ हैं कि हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। We will take him on his performance. We will take him on what he has done to this country. We will take him for the corruption he has done. हमें किसी चीज की और जरूरत नहीं है उनके खिलाफ लाने की। खान साहब के जब अमाल सामने आएंगे कि वो हुकूमत के अंदर क्या करते रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो अवाम को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। उन्होंने किस तरह माफियाज को नवाजा है, वो क्यों फरा गोगी साहिबा के वकील सफाई बने हुए हैं, किस तरह पंजाब पूरे को लूटा गया है, किस तरह यहाँ पे तयनातियों के लिए पैसे लिए गए हैं। ये सारी तहकीकात के नतायज जब कौम के सामने आएंगे तो लोग इस कानों को हाथ लगाएंगे कि एक ऐसा शख्स जो ईमानदार बनता था, सादिक और अमीन बनता था, उसका असल चेहरा क्या था, उसने कितनी करप्शन की है, उसने अपनी नाअहली की इस कौम को कितनी बड़ी सजा दी है। हम उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी पर उन्हें अटैक करेंगे। ऐसे साहब, इस पर भी मैं जरा बात करता हूं क्योंकि मुख्तलिफ केसेस अब साबिक वजीर आजम के खिलाफ खोलने की बात हो रही है, लेकिन जरा एक मुझे बात बता दें क्योंकि अब आप लोग हुकूमत में हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है जो मैंने पढ़ के सुनाया, वो कह रहे हैं कि किसी को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं होगी, सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मवाद आए तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब आप हुकूमत में हैं, आप वाकई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि इस तरह की कोई चीज मंजर आम पे आ ही ना सके, और अगर आए तो फिर उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा? देखिए, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम असूली तौर पे इस चीज के खिलाफ है।
कि आप लोगों की जाती जिंदगी को बुनियाद बना के उन्हें किसी भी काम के लिए ब्लैकमेल करें। आप लोगों की कारकर्दगी पर, लोगों का जो पब्लिक फेस है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उसके ऊपर उन्हें अटैक करें। और अगर किसी ने ऐसी मजमूम हरकत की तो हमें भी उतना ही उसका रंज होगा जितना इमरान खान साहब के खिलाफ अगर होती है उनको रंज होगा, और जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक जरूर कार्रवाई होगी। सही। और अब जो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की अपनी कारकर्दगी बहुत है, उस पर हम बात कर सकते हैं। सिफारती तौर पे तनहा कर दिया, करप्शन केसेस हैं। ये जो करप्शन केसेस के खिलाफ जो आप लोग अब तहकीकात करने जा रहे हैं, ये तहकीकात इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि वाकई कोई मामले में गड़बड़ है, या ये भी सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे केसेस आप लोग ऐसे खोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने कहा है कि इमरान खान के जो 5 साल के अपने उनके अकाउंट से उसका तकाबली जायजा लिया जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ 5 साल का मवाद है, अब वो 2013 से 2022 तक का भी मवाद मंगवाया जाएगा और उसकी तहकीकात की जाएंगी। ये काम तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन का करने का है, किसी सियासी जमात या हुकूमत का तो नहीं है। तो फिर इसमें क्यों आप लोग पढ़े? इसके अंदर ये फर्ज है हुकूमत का भी कि अगर पाकिस्तान में किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसका हम जरूर जायजा लें। और इमरान खान साहब, मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। इन्होंने जितना मिसयूज किया है पाकिस्तान को, और आपको मालूम है कि ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये शख्स जलसों में खड़े होकर अवाम को कहता था कि वाइट चैनल से पैसा ना भेजो, हुंडी के जरिए पैसा भेजो। ये शख्स जलसों में खड़े होकर कहता था कि पाकिस्तान के अंदर सिविल डिसोबीडियंस करो। ये शख्स जलसों के अंदर खड़े होकर कहता था कि पाकिस्तान के बिल ना अदा करो। तो जो शख्स खुद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदामात करता रहा हो, लोगों को हुंडी के जरिए तरसीलात भेजने की तरगीब देता रहा हो, आप अंदाजा कीजिए कि उसने खुद हुंडी को किस कदर इस्तेमाल किया होगा। और अब तो इलेक्शन कमीशन में जो तहकीकात हैं उसमें स्याह और सफेद में ये बात साबित हो चुकी है कि करोड़ों अरबों रुपए की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, और नाजायज तौर पे जो कवानीन थे पाकिस्तान के उनसे छुपा के अपने अकाउंट्स को कंसील किया। देखिए शहजाद, ये एक बड़ी अहम बात है। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया जिंदगी भर के लिए, इसलिए कि 10,000 दरम उन्होंने अपने बेटे से वसूल करने थे, वो वसूल नहीं किए और असासों में शो नहीं किए। यहाँ पे करोड़ों रुपए की डोनेशंस बैरूने मुल्क से वसूल की इमरान खान साहब ने, अपने दस्तखतों से अकाउंट खोले और उन अकाउंट्स को कंसील किया है। एक वजीर आजम 10,000 दरम जो उसने वसूल नहीं किए। साहब, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला आना बाकी है। आप कह रहे हैं कि साबित हो गया इलेक्शन कमीशन इसको ममनुआ फंडिंग के तौर पे देखती है, फॉरेन फंडिंग के तौर पे देखती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत कैसे कर सकती है? आप कह रहे हैं कि 2013 से 18 या 22 तक भी जो फॉरेन फंडिंग हुई है उसकी जांच पड़ताल हम करेंगे, उसकी तहकीकात हम करेंगे। मामला इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए ना। ये तो इलेक्शन कमीशन जरूर करेगा, अल्टीमेट अथॉरिटी वो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रेगुलेशन करना अब मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत ये हुकूमत ने पास किए हैं। ये इमरान खान साहब कवानीन पास करके गए हैं। उनके अपने पास करदा जो कवानीन है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुकूमत का फर्ज है कि वो पड़ताल करे, उनके अपने जो कवानीन है उनके तहत ही उनकी पड़ताल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें लेकिन ऐसे साहब, ये वही कवानीन है जिनकी आप लोग मुखालफत भी करते रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान के 5 साल के असासे देखे जाएंगे, अगर कोई असासों में मसला है वो अपनी सोच को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तहकीकात एफबीआर को करने देना, ये तहकीकात भी आप करने जाएंगे तो फिर इंतकामी कार्रवाई का तासुर मिलेगा। ये शहजाद, जो मुतलका इदारे हैं वही करेंगे, ये वजीर आजम हाउस नहीं करेगा, ये वजारत दाखिला में कोई शहजाद अकबर बैठ के नहीं करेगा, ये स्टेट बैंक उन ट्रांजैक्शंस को देखेगी, एफबीआर उनकी टैक्स की रिटर्न्स को देखेगी। जो मुतलका इदारे हैं उनको अपना काम करने की इजाजत दी जाएगी। बयानात तो सियासी हलकों की तरफ से आ रहे हैं ना, इदारों की तरफ से नहीं आ रहे। नहीं, ये तो हमने जो बात की है इसी हवाले से की है कि जो मुतलका इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। और मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ, जिस तरह का एहतसाब इमरान खान ने हमारे खिलाफ किया, झूठे मुकदमे बनाए कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी आपने नारोवाल में क्यों बना दी, लिहाजा आप सजाए मौत के कैदी की चक्की में जाएं। हम इमरान खान को इसलिए कैद में नहीं डालेंगे
कि उन्होंने मियां वाली के अंदर कोई मंसूबा क्यों बनाया है। अगर इमरान खान साहब या हुकूमत का कोई वजीर जेल में जाएगा तो वो इसलिए जाएगा कि उसने पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाया है। अगर उसका सबूत होगा तो वो जाएगा, वगरना किसी झूठे मुकदमे में वो नहीं ऐसा ना हो ना, क्योंकि जब आप लोग जेल में गए, आप लोगों को बेल मिली, फिर जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जो उनके कमेंट्स थे, हमने पढ़ के सुनाए वो कि क्या कमेंट थे, किस तरीके से जेल में डाला, कोई तहकीकात नहीं हुई। वो ऐसा ना हो रहा कि इस दौर में भी हमें सुनाने पड़े। मुझे एक ब्रेक लेने दें एहसन साहब, इसके बाद 2-3 और हमारे सवाल आते हैं, मैं आपसे करूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, नैब के हवाले से आप लोगों ने कहा था कि नैब को तो हम बंद कर देंगे, ये स्टेटमेंट्स आपके बहुत सारे रहनुमाओं के मौजूद हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बल्कि नैब में जो अब चेंजेस हुई हैं उसमें शहजाद सलीम जो डीजी नैब लाहौर हैं, आपके बड़े एतराज रहे, यानी आपकी जमात के उनके ऊपर बड़े एतराज रहे, अब वापस वो तैनात हो गए, तो नैब वैसे ही काम करती रहेगी? देखिए, आइडियली तो नैब को इसलिए बंद हो जाना चाहिए क्योंकि उसने जो मुल्क के अंदर एक इंटिमिडेशन का और इंतकामी कार्रवाइयों का जाल फैलाया, उससे सरमायाकार भी भाग गया और पाकिस्तान के सरकारी शोबे में कोई अफसर किसी किस्म का फैसला करने के लिए तैयार नहीं। और इस वक्त जो भी बिजनेसमैन की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं या सरकारी अफसरों के साथ जब भी मीटिंग होती है, उनका नंबर एक यही मुतालबा होता है कि नैब के होते हुए कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम नैब को बंद करें तो ये इमरान खान साहब कहेंगे कि देखा, मैंने कहा था कि ये अपना इंतसाब बचाने के लिए नैब को बंद करने के लिए हुकूमत में आए हैं। तो हमारा ये प्रेडिकमेंट है कि हम अगर नैब को बंद करें तब भी खान साहब नाराज होते हैं और नैब को बरकरार रखें तो तब भी वो नाराज होते हैं कि ये फराग गुगी की इन्वेस्टिगेशन नैब क्यों कर रहा है। तो इसलिए इसमें जो भी हाल है वो यही हो सकता है कि जो नैब के ऐसे कवानीन हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको कह चुकी है कि ये आइन से मुतसादिम है या कानून से मुतसादिम है या उस बारे में वो कोई ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, तो उस हद तक नैब के कानून में वो तरमीम की जाए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी हैं। एहसन साहब, फैसले वो करें जो दुरुस्त फैसले हो, जो सबके लिए बेहतर हो, ये सोच के तो ना करें कि इमरान खान इस सूरत हाल में क्या कहेंगे और उस सूरत हाल में क्या कहेंगे। मैं आपको यही शहजाद कह रहा हूँ कि वो फैसले कि जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और उनके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकता, उस हद तक ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि हम नैब के कवानीन में तरामीम लेकर आएं और उसको आइन और कानून के साथ हम आहंग करें ताकि उस पर कोई इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम ना लगा सके। हाँ, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि सीरीज ऑफ केसेस हैं जो आप हुकूमत पे और पीटीआई के रहनुमा पे बना रहे हैं, जिससे ये तासुर जा सकता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, उसमें ब्लास्फेमी का भी केस है। आपके अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। कुछ उनके रहनुमा समझते हैं कि पाकिस्तान में केसेस नहीं होने चाहिए, कुछ उनके रहनुमा समझते हैं कि ब्लास्फेमी के केसेस नहीं होने चाहिए। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भी लिखा है शरीफ मजारी साहब ने, और कहा जा रहा है कि ठीक है, मजहब का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल तो माजी में सियासत में होता रहे, लेकिन तौहीन मजहब के केसेस कभी मुखालफिन पे नहीं बनाए गए। पहली बात तो यह है कि मैं वाजे करना चाहता हूं कि ब्लास्फेमी लॉ के तहत कोई केस पीटीआई के खिलाफ रजिस्टर नहीं किया गया। जो केसेस शहरियों ने दर्ज कराए हैं, मैं भी वहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर था और वहाँ पे पीटीआई ने जिस किस्म की हुल्लड़बाजी और जिस किस्म की वहाँ पे वैंडलिज्म किया है, आप यकीन करें बहसियत पाकिस्तानी मेरा सर शर्म से झुक गया है। वहाँ पर जितने पाकिस्तानी थे वो सब ये कहते थे कि क्या आप लोगों को रोज़ा रसूल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और तकद्दुस का पाकिस्तानियों को नहीं पता कि 1400 साल में इस तरह किसी कौम ने आके हुल्लड़बाजी नहीं की, जिस तरह एक मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान की एक जमात की तरफ से वहाँ हुल्लड़बाजी की गई और इसका नोटिस सऊदी हुकूमत ने भी लिया है। और एक ऐसा इकदाम के जो पाकिस्तानी जिसमें इन्वॉल्व हैं और जिसने सऊदी अरब की हुकूमत को भी एम्बैरेस किया है और सबसे बढ़कर ये कि रोज़ा रसूल के तकद्दुस को पामाल किया है, अगर उसकी किसी किस्म की मनसूबाबंदी करके वो काम किया गया है जो इस्लाम की 1400 साल की तारीख में नहीं हुआ, तो यकीनन हुकूमत की इस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तानियों को बदनाम किया है और पाकिस्तानियों के लिए अब सऊदी अरब में सख्तियां शुरू हो गई हैं इस वाक़े की वजह से कि जो इस बहुत ही अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक वाक़या था, काबिल मुज़म्मत था, नामुनासिब था
और जो सऊदी हुकूमत ने केसेस बनाए वो वहां पे ब्लास्फेमी के केसेस तो नहीं बनाए, लेकिन यहां जो शहरियों ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें सेक्शन है ब्लास्फेमी की। ब्लास्फेमी का कोई केस नहीं है जो इस हुकूमत के खिलाफ बनाया गया है। 295A है कानून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि सेक्शन जिसको अप्लाई किया गया है। देखिए, मेरी इल्म के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक जो हमारे CRPC के कवानीन है कि जिसमें किसी भी मजहबी मुकाम की तौहीन करने का या शिक आती है, नॉर्मल कानून के तहत मेरी मालूमात के मुताबिक केस बनाया गया है। तौहीन मजहब पे है 295A। लेकिन मैं ऐसा साहब, एक तो पिछले कुछ अरसे में आपके साथ भी एक वाकया हुआ, उसके बाद मैंने जब भी आपको सुना है आप हमेशा इस किस्म की बात करते हैं जिससे मजहबी जो इंतशार है वो ना फैले, आप बड़ा केयरफुल होते हैं। बट इस हवाले से आपने भी जो ट्वीट किया उस पर मुझ समेत काफी सारे लोग बड़े हैरान हैं जब आप ये कहते हैं कि आज तक इन गुस्ताखों की खुलकर मजम्मत नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मजमूम हरकत की प्लानिंग करते हुए वीडियो बाहर आ चुकी है। मतलब आपसे एटलीस्ट लोग नहीं उम्मीद कर रहे थे, बिकॉज़ यू हैव गॉन थ्रू दिस एक्चुअली। सब मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेशक। और जो वहां किया गया कि जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वहां अपनी आवाज मदम रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी नेकियां गारत हो जाएं। तो अगर इतना बड़ा वहां पे फेल हुआ, कम से कम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, बड़ा नामुनासिब है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ सबूत नहीं है आपके पास कि इमरान खान उस प्लानिंग का हिस्सा थे। इमरान खान तो वहां पे मदीना में थे भी नहीं, आपने हर उस शख्स पे भी वो कर दिया है जो कि वहां पे नहीं था। हाँ, बहुत सारी तकारीर ऐसी जिसमें हम कहते रहे कि इंसाइटमेंट का तासुर भी मिलता है, लेकिन उसके मुताबिक फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना। शहजाद, वीडियो का एविडेंस है। शेख रशीद साहब ने वीडियो के ऊपर कहा कि ये मक्के और मदीने जाएं, देखिए इनके साथ क्या सलूक होता है। उनके एक रिश्तेदार ने वहां से वीडियो फीड की कि हमने इनके साथ ये सलूक कर दिया है। उस पर भी ये जो पहले तो देखे SP लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती, उसके बाद FIR होती, जो कि तरीकेकार है तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पता नहीं उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी क्या था। दूसरा, इमरान खान का वीडियो से ताल्लुक नहीं है, फवाद चौधरी का नहीं है, शहबाज गिल का नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी हुए हैं। आपके खुद इत्तेहादी कह रहे हैं, चाहे खुर्शीद शाह हो, फरतुल्लाह बाबर हो, के गलत कर रहे हैं, आप ना करेंगे। FIR में किसी के खिलाफ ना गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और FIR तो दर्ज कराना हर शहरी का हक है। वो मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस FIR के मदरजात की तहकीकात करे, और जब पुलिस के पास ये सबूत होता है कि कोई जुर्म का इर्तिकाब किसी शख्स ने किया है, तब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। महज FIR को जमा करा देना ना जुर्म है, ना किसी को गिरफ्तार करने का जवाज है। ये हर शहरी का हक है कि वो किसी के भी खिलाफ मूविंग ऑन, क्योंकि उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया, SP लेवल इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके बाद FIR होती है। इंक्वायरी कमीशन बना रहे या जुडिशियल कमीशन बना रहे? ये जो केबल गेट वाला मामला है, लेटर गेट वाला मामला है, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कहती रही है कि आप इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं, आप किस किस्म की इंक्वायरी करना चाह रहे हैं? इसमें जो हुकूमत का इख्तियार है कि वो इंक्वायरी कमीशन हुकूमत बना सकती है। जो जुडिशियल कमीशन है ये हुकूमत का इख्तियार नहीं है। जो साबिक हुकूमत के डिप्टी स्पीकर थे वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं इस खत की एक नकल चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं ताकि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। इमरान खान साहब अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं वो बराह रास्त भी अदालत से रजू कर सकते हैं। अंडर द रूल्स हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो एक इंक्वायरी कमीशन बना सकती है, और उसके अंदर बहुत शफाफ तरीके से जो इंक्वायरी है वो कौम के सामने पेश की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 दफ़ा ये कह देने के बाद कि किसी किस्म की बैरूनी साजिश नहीं है, मेरा ख्याल है कि आप शेख रशीद साहब का अगर वो इंटरव्यू भी प्ले कर दें कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत ना जाती तो हम सब इलेक्शन हार जाते, ये सिर्फ अपनी नालायकी और नाकामी पे पर्दा डालने के लिए एक बैरूनी साजिश का सहारा ले रहे हैं, वरना इस खत की कोई हकीकत नहीं है। और ये पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जो एक एटमी ताकत है। ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम इतनी बनाना रिपब्लिक हैं कि अमेरिका इतनी आसानी के साथ हमारे मुल्क के अंदर इक़्तिदार को। मुझे बताइएगा कि कमीशन कौन हेड करेगा, फैसला हो चुका है इसका? अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा एक ऐसी शख्सियत को किया जाएगा जो लोगों की नजर में क्रेडिबल हो और वो एक शफाफ। मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था वैसे तो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, लेकिन अब अगर कर ही रहे हैं इंक्वायरी तो फिर जुडिशियल कमीशन के लिए कर दें, हुकूमत भी खत लिख सकती है।
देखिए जो वो तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस को खत जा चुका है, और अगर वो समझते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए तो चीफ जस्टिस उसके ऊपर कमीशन कायम कर सकते हैं, नोटिस ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आपकी मुल्क की ISI, आपके मुल्क की IB, आपके मुल्क के सर्विस चीफ इस बात की गवाही दे चुके हों कि किसी किस्म की बिल्कुल दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली हमने उनसे गुफ्तगू की आज के मामलात पर। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम इमरान खान साबिक DG ISI को पिछले साल ओहदे पर बरकरार रखने की वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल को करार देते रहे हैं, मगर इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में इसकी एक और वजह बयान की है। इमरान खान माजी में अपने जलसों, इंटरव्यूज और सहाफियों से गुफ्तगू में ये कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद उन्हें यह खदशा था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, जिसकी वजह से वो साबिक DG ISI को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। मगर कल इमरान खान ने इसकी एक और वजह बताई है कि उन्हें हुकूमत के खिलाफ मंसूबे का पिछले साल जुलाई में मालूम हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि सर्दियां गुजरने तक इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंख और कान होता है। मुझे ये पता चल गया था एक ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से DG ISI के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से जो तनाज़ा पैदा हुआ था, इमरान खान पहले उसकी वजह सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल को करार देते रहे थे, मगर अब वो उसकी एक सियासी वजह भी बता रहे हैं। अहम बात यह है कि ISI मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मदाखलत से, बैरूनी खतरात से बचाने के लिए तो हुकूमत की आंख और कान जरूर होता है, मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत ISI को अपने सियासी मुखालफिन की मुहिम नाकाम बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। और जो बयानिया अब इमरान खान बना रहे हैं कि अमरीकी साजिश के नतीजे में उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया है, जुलाई में तो उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त तक तो अमेरिका ने ना तो मुबैना तौर पे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे, ना इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और ना ही इमरान खान के दौरा रूस का कोई इम्कान था। जुलाई तक मुल्की सियासत में अमरीकी मदाखलत का तो कोई सबूत ही नहीं था, और ना ही इमरान खान उस वक्त उसका जिक्र करते थे। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी कल एक इंटरव्यू में अहम दावा किया है। असद उमर ने कहा है कि हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, मगर बाज मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का मौकिफ मुख्तलिफ था। असद उमर ने बताया कि तहरीक आज़म एतमाद के मामले पर उनकी 35 दिनों में एस्टैब्लिशमेंट से 11 मुलाकातें हुई, और वो फवाद चौधरी के इस मौकिफ से इत्तेफाक नहीं करते कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात खराब थे। फवाद चौधरी मुझसे बहुत बड़ा सियासी तज्जिया निगार है। नहीं, मेरा तज्जिया मुख्तलिफ है, ये फवाद चौधरी का तज्जिया। आपके ताल्लुकात अच्छे थे जब आप बाहर निकले? ताल्लुकात में खराबी नहीं थी, लेकिन हाँ, हालात को देखने का और उसमें क्या बेहतर है और क्या रास्ता इख्तियार किया जाए उसके अंदर शायद फर्क जरूर था, लेकिन ताल्लुकात में कभी भी खराबी। ख्याल के अंदर बेहतर जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता ये है कि पहले सियासतदान आपस में बराह रास्त बात करें फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा शक का माहौल है एक दूसरे के बारे में, तो शायद हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा फौज को। असद उमर कह रहे थे कि उनकी हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं थे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर मौजूदा सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट को सहूलतकारी करनी चाहिए। असद उमर का मौकिफ अपनी जगह, मगर फवाद चौधरी और शेख रशीद समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और अगर अच्छे ताल्लुकात होते
तो आज वो हुकूमत में होते। साबिक वजीर आजम इमरान खान साबिक DG ISI को पिछले साल ओहदे पर बरकरार रखने की वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल को करार देते रहे हैं, मगर इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में इसकी एक और वजह बयान की है। इमरान खान माजी में अपने जलसों, इंटरव्यूज और सहाफियों से गुफ्तगू में ये कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद उन्हें यह खदशा था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, जिसकी वजह से वो साबिक DG ISI को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। मगर कल इमरान खान ने इसकी एक और वजह बताई है कि उन्हें हुकूमत के खिलाफ मंसूबे का पिछले साल जुलाई में मालूम हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि सर्दियां गुजरने तक इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंख और कान होता है। मुझे ये पता चल गया था एक कि ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से DG ISI के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से जो तनाज़ा पैदा हुआ था, इमरान खान पहले उसकी वजह सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल को करार देते रहे थे, मगर अब वो उसकी एक सियासी वजह भी बता रहे हैं। अहम बात यह है कि ISI मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मदाखलत से, बैरूनी खतरात से बचाने के लिए तो हुकूमत की आंख और कान जरूर होता है, मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत ISI को अपने सियासी मुखालफिन की मुहिम नाकाम बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी कल एक इंटरव्यू में अहम दावा किया है। असद उमर ने कहा है कि हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, मगर बाज मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का मौकिफ मुख्तलिफ था। असद उमर ने बताया कि तहरीक आज़म एतमाद के मामले पर उनकी 35 दिनों में एस्टैब्लिशमेंट से 11 मुलाकातें हुई और वो फवाद चौधरी के इस मौकिफ से इत्तेफाक नहीं करते कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात खराब थे। फवाद चौधरी मुझसे बहुत बड़ा सियासी तजिया निगार है। नहीं, मेरा तजिया मुख्तलिफ है, ये फवाद चौधरी का तजिया। आपके ताल्लुकात अच्छे थे जब आप बाहर निकले? ताल्लुकात में खराबी नहीं थी, लेकिन हाँ, हालात को देखने का और उसमें क्या बेहतर है और क्या रास्ता इख्तियार किया जाए उसके अंदर शायद फ़र्क ज़रूर था, लेकिन ताल्लुकात में कभी भी खराबी। ख्याल के अंदर बेहतर जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता ये है कि पहले सियासतदान आपस में बराह रास्त बात करें फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा शक का माहौल है एक दूसरे के बारे में, तो शायद हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा फौज को। असद उमर कह रहे थे कि उनकी हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं थे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर मौजूदा सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट को सहूलतकारी करनी चाहिए। असद उमर का मौकिफ अपनी जगह, मगर फवाद चौधरी और शेख रशीद समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो आज वो हुकूमत में हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हुकूमत में नहीं है। लेकिन असद उमर साहब का ये कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं थे, बस जिस नतीजे पे एस्टैब्लिशमेंट पहुंची वो हुकूमत के नतीजे से मुख्तलिफ था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।